हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश शुक्ला और आज हम लोग साइंस का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसको हिंदी में लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस चैनल पे आप सभी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में साइंस, मैथ्स एंड अदर सारे सब्जेक्ट्स के धीरे धीरे प्लेलिस्ट मिलेंगे और सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि रिएक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं। जैसे फिजिकल कोई रिएक्शंस को रासायनिक अभिक्रिया कब कहते हैं, जैसे कि कपड़े सूखना। तो कपड़े सूखना रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं। ऐसे ही बहुत सारे आप लोग दैनिक जीवन में परिवर्तन देखते होंगे, बहुत सारे उसमें जैसे मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना और इतने सारे ढेर सारे परिवर्तन देखते होंगे। और सब में क्या होता है कि उसके पहले की अवस्था से बाद की अवस्था में चेंज आ जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या रासायनिक अभिक्रिया, किसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे या रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखेंगे या दर्शाएंगे, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक एनसीईआरटी की एक लाइन है बहुत अच्छी, जैसे कि पर लिखा हुआ है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। मतलब जिस तरह से डिक्शनरी एक लिटरेचर नहीं हो सकती, उसी तरह फैक्ट्स साइंस नहीं हो सकते। साइंस क्या है? साइंस एक तरह से हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह, लॉज वगैरह का कॉम्बिनेशन है। तो हम एक प्रैक्टिकल उसमें दिया गया है कि मैग्नीशियम की एक तीली लें, मैग्नीशियम और इसको आग से इसके पास ले आए। तो होता क्या है, बिल्कुल छुरछुराहट की तरह यहाँ पे आता है और ये जलती हुई है। यहाँ से कुछ निकलता है और टूट के नीचे गिर जाता है, ऐसा कुछ होता है या जो भी है उसे पढ़िएगा। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड लास्ट में हम आपको इक्वेशन भी देंगे। तो यहाँ पे एक इसको देखिए, और क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया लिखी कैसे जाती है, यही इस चैप्टर का मेन पर्पज है। तो देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन बेसिकली बना किससे होता है? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया किससे बनती है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। होता क्या है, इस नेचर में हर एक वस्तु, हर एक जो रसायन है वो अपने स्थायित्व की तरफ जाते हैं, या तो फिर हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम उसे एनर्जी देके कुछ दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो दो यौगिक या एक यौगिक टूटता है या दो मिलते हैं और मिलकर एक दूसरे का निर्माण करते हैं, तो यही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। जब दो चीजें मिलके अपनी अवस्था को चेंज करके यहाँ पे एक नए उत्पाद का निर्माण करती हैं। यहाँ पे हो सकता है कि एक ही वस्तु हो, एक ही रसायन हो, वो अलग अलग भागों में टूट रहा है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया
हो सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे मैग्नीशियम लिखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बनता क्या है, ऑक्साइड। ठीक, इसका ये क्या होता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई बात समझ में। तो ये क्या है, एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो कैसे रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। अब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जब यौगिक तत्व मिलके एक दूसरे उत्पाद का निर्माण करते हैं, या अभिकारक रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, इन्हीं रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों में निरूपण जो होता है वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जैसे कि जो हमने पहले लिखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है, ऑक्साइड। ठीक, तो ये बनता है। अब हम इस मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है उसे क्या बोलते हैं, Mg प्लस ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन हमेशा किसमें होती है, गैस की फॉर्म में होती है, सिंगल ऑक्सीजन नहीं होता है, हमेशा ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है और ये मैग्नीशियम का एक एटम है। ठीक, इसमें क्या होता है, ये दोनों मिलते हैं तो बनता है MgO। तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। ठीक, रासायनिक समीकरण। तो इस रासायनिक अभिक्रिया का जो उसके प्रतीकों में निरूपण होता है उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। अब इसमें क्या है, इस साइड दिख रहा है रिएक्टेंट, इसे क्या बोलेंगे, एंड इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक, अब इस साइड दिख रहा है कि Mg एक है, यहाँ पे भी Mg एक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन दो है लेकिन यहाँ पे एक है। तो हम क्या करेंगे, इस रासायनिक समीकरण में दोनों साइड, मतलब एक ऑक्सीजन गायब तो हो नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या होंगे, दोनों अभिक्रिया करेंगे। अब ऑक्सीजन सिंगल नहीं पाया जाता तो एक अभिक्रिया करके एक को छोड़ तो देंगे नहीं। तो होगा क्या कि यहाँ पे इसको हमें फिर आती है कि ये तो एक तरह से निरूपण है, तो हमें इसे व्यवस्थित या कह सकते हैं बैलेंस करने के लिए हमें एक टेक्निक लानी पड़ी, तो उसी को बोलते हैं बैलेंस। ठीक, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। ठीक, तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे Mg एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है और यहाँ पे एक है, तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन दो करना है तो यहाँ पे हम दो कर देंगे। ठीक, तो ऑक्सीजन तो दो हो गए लेकिन मैग्नीशियम भी दो हो गए, तो मैग्नीशियम जब दो हो गया तो हम यहाँ पे मैग्नीशियम भी दो ले लेंगे। तो इससे पता चलता है कि दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन से मिलकर दो MgO बनाते हैं। आई बात समझ में। ऐसे तो दिख रहा था, अगर इसको हम हटा देते हैं तो क्या दिख रहा था, एक मैग्नीशियम यहाँ से दो ऑक्सीजन से मिलके एक MgO बनाते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ऑक्सीजन चला जाए कहीं, गायब तो हो नहीं सकता। द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो आप सभी जानते होंगे कि द्रव्यमान ना उत्पन्न हो सकता है ना नष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब वो मतलब नाभिकीय वाला एनर्जी में चेंज करना यहाँ पे 10th लेवल में नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ बैलेंस एटम्स हो, इसके लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे 2, ये क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक, अब क्या होता है कि एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जिंक प्लस हाइड्रोजन
सल्फेट, या इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, से क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो अब हम इसको ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन। अब हम इसका क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन लिखने के लिए इसको प्रतीक के साथ लिख देंगे, ये हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, इससे क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस H2। ठीक, अब हम इसको बैलेंस करने की एक टेक्निक सीखते हैं कि कैसे इसको बैलेंस किया जाएगा। ठीक, पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइड। ठीक, और फिर नंबर ऑफ इसकी एक चार्ट बना लेंगे। ठीक, ऐसे इससे गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिंक है, सबसे पहले जिंक लिख लेते हैं, फिर क्या है, हाइड्रोजन है, और फिर क्या है, सल्फर है, और फिर क्या है, ऑक्सीजन। इतने सारे वो जो है एलिमेंट, वो रिएक्टेंट साइड है, या टोटल जो एलिमेंट है, फिर प्रोडक्ट साइड वही रहने चाहिए, वो तो होता ही है। अब हम क्या करेंगे, यहां अब हम इस यहां पे देखेंगे कि कितने थे। यहाँ पे 1 जिंक था, 2 हाइड्रोजन था, और सल्फर 1 था, और ऑक्सीजन 4 था। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, जिंक 1 ही है, और मतलब सल्फर कितने कितने हो गए, यहाँ पे 1 ही है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं यहाँ पे भी, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, जितने प्रोडक्ट के साइड, जितने रिएक्टेंट के साइड है, उतने ही प्रोडक्ट के साइड है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन, ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक, और एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, Fe प्लस H2O से Fe3O4 प्लस H2, ये हो गया, ये है एक इक्वेशन। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब इनके एलिमेंट को लिखेंगे, फिर इसके बाद रिएक्टेंट साइड की साइड का काउंट करेंगे, और प्रोडक्ट साइड का काउंट करेंगे, और फिर दोनों आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में आयरन है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है, और इसकी मात्रा कितनी है, रिएक्टेंट की साइड में 1 है, हाइड्रोजन की 2 है, और ऑक्सीजन की 1 है। अब प्रोडक्ट के साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट की साइड में आयरन 3 है, और फिर ऑक्सीजन 4 है, और हाइड्रोजन 2। ठीक, अब हाइड्रोजन तो यहाँ पे दोनों साइड सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आयरन 3 है, और इधर 1 था, और इधर 1 था, और ये कितने हो गए, 4। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आयरन को 3 बनाना होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 आयरन ले लेंगे। ठीक, तो 3 आयरन लेने से हमारा क्या हो गया, आयरन दोनों साइड बैलेंस्ड हो गया। अब हमें कितने चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो हम ऑक्सीजन कितने लेंगे, यहाँ पे 4। ठीक, तो 4 लेने से ऑक्सीजन यहाँ पे 4 तो हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। ये क्या हो गए, 2 का एक ग्रुप है, और ये 4 बार है, तो कितने हो गए, 4 दूनी 8। ये वाला इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, आई बात समझ में, और ये उतने टाइम होता है, जैसे H2O H2O H2O
और H2O, ये 4 टाइम H2O है। इसमें कितनी बार H2 आया है? 4 टाइम। तो ये कुल मिला के H2 कितने हो गए? 8 हो गए। तो 8 H2 हो गए और यहाँ पे एक ही H2 है, तो 8 बनाने के लिए क्या कर देंगे? 4 H2 लगा देंगे और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड हो जाएगी। और अगर हमें इसे और अच्छे से लिखना है, इसी इक्वेशन को और अच्छे से लिखना है, तो हम इसके साथ इसकी फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। ठीक, फिजिकल स्टेट मतलब ये कैसे अभिक्रिया हुई है, किस स्टेट में आयरन था। फिजिकल स्टेट मतलब समझ रहे हैं, वो कैसे किस अवस्था में उपस्थित था। जैसे कि आयरन ठोस अवस्था में, ये द्रव अवस्था में हो सकता है, गैस अवस्था में भी हो सकता है। ये ठोस अवस्था में, ये गैस अवस्था में, कुछ भी कैसे है, मतलब ये कैसे उपस्थित है या आपस में, मतलब जब अभिक्रिया हुई तो इसको उसके फिजिकल स्टेट में लिखने से ये इक्वेशन बहुत ज्यादा करेक्ट मानी जाती है। तो अब हम आयरन को क्या करेंगे? सॉलिड स्टेट में। आयरन किस कैसे होता है इस इक्वेशन में? सॉलिड स्टेट में। ये याद करने वाली चीज है और यह पढ़ते पढ़ते आ जाएगी कि आयरन पे यहाँ पे हाइड्रोजन H2O जो होता है वो गैस में होता है, यहाँ पे H2O गैस में होता है, मतलब यहाँ पे स्टीम में H2O यूज किया जाता है, भाप का। आई बात समझ में? तो H2O गैस अवस्था में होता है और यहाँ पे जो ये बनता है ये भी सॉलिड अवस्था में होता है और ये जो होता है वो गैस अवस्था में होता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये क्या हो गई? एकदम बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अवस्था में प्लस H2 गैस अवस्था में से बनता है CH3OH लिक्विड अवस्था में। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस मिला के ये मेथेनॉल लिक्विड अवस्था में बनाती है। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए यही टेक्निक यूज करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक, अब रिएक्टेंट साइड में कितने थे? कार्बन 1 था, ऑक्सीजन भी 1 था और हाइड्रोजन 2 थे। और प्रोडक्ट साइड में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक, तो ये दोनों तो बैलेंस है, ये 2 है, हाइड्रोजन मतलब इस साइड 2 है, इस साइड 4 है, तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गई? ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे? इसकी फिजिकल स्टेट हमें पता है, तो ये क्या होगी? एकदम बिल्कुल ही बैलेंस्ड इक्वेशन मानी जाएगी। आई बात समझ में? और ये इक्वेशंस जो हैं ये अभिक्रियाएं याद करने वाली हैं, या आगे चल के जब हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे तो समझ में आता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिला के मेथेनॉल बनता है। इसको लिख सकते हैं मोनोऑक्साइड प्लस गैस, यहाँ पे क्या बनता है? मेथेनॉल। ठीक, थोड़ी सी राइटिंग गंदी है, ध्यान रखिएगा, और स्पेलिंग भी हो सकता है मिस्टेक हो, तो कोई बात नहीं, उतना आप करेक्ट कर सकते हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक, तो देख लीजिए, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लगी, तो इसके लिए हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं और उसे आप उसके फिजिकल स्टेट और साथ में उस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करिएगा। ठीक, खुद से। एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है, हम आपको एग्जांपल देते हैं। आप सभी जानते होंगे, सुने होंगे कि CO2 प्लस H2O मिलकर सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाते हैं ग्लूकोज प्लस O2 प्लस में H2O। तो हम क्या करेंगे?
इस इक्वेशन का बैलेंस आप खुद से करेंगे और इसकी स्टेट भी किताब से कहीं से देख के लिखने का प्रयास करिएगा, पढ़ने का प्रयास करिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर इसका वो करेंगे। और साथ में यहाँ तक के बाद एनसीईआरटी एक बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस लिखती है, उस क्वेश्चन का आंसर, उस क्वेश्चन को भी हम आपको देंगे आपके स्क्रीन पर, और उसे आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और कुछ अन्य भी क्वेश्चन होंगे जो मुझे अच्छे लगेंगे, वो मैं आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा, जिससे आप उसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। और जो ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताएं, हम उससे सुधारने का प्रयास जरूर करेंगे।